हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल कुछ नया सीखे में। आज हम जो प्रीवियस टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे मोटिवेशन अभिप्रेरणा टॉपिक, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस टॉपिक का पार्ट थर्ड है। दो पार्ट हम पहले बना चुके हैं और उसमें हम पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन की क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप के मोटिवेशन होते हैं, क्या क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसकी साइकिल कौन सी है, मोटिवेशन की साइकिल कौन सी है। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक अप्रोचेस पढ़े थे और उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में मैस्लो और मैक्लेलन के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी जो आई थी आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और जो आई दी थी आपकी क्लार्क हल ने 1943 में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी क्लार्क हल ने 1943 में, जिसे हम प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, देखिए गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित सिद्धांत, आवश्यकता अवलोकन, जैविक अनुकूलन और उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत इसी सिद्धांत के नाम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे जैविक अनुकूलन सिद्धांत क्या होता है, या इसके बारे में बताइए, आवश्यकता अनुकूलन सिद्धांत बताइए। ये प्रयोग उन्होंने किया था चूहे पर किया था। इसे भूल भुलैया सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किया था चूहे पर, उन्होंने क्या किया था, चूहे को एक भूल भुलैया में डाल दिया था। देखिए, जो हम गेम भी खेलते हैं, छोटे बच्चों के लिए गेम आता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को, सपोज कोई भी कैट है और उसे हम भोजन तक पहुंचाना चाहते हैं या उसे पूरा रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या रास्ता है, जगह जगह पर हम ब्लॉक लगा देते हैं, रास्ते को बंद कर देते हैं। तो ये कॉमनली गेम जो है देखने को मिल जाता है कहीं भी। तो वही जो प्रयोग था वो प्रयोग किया था क्लार्क हल जी ने, और क्लार्क हल जी ने ये बताया था कि चूहा जो है, जो भी उसका उद्देश्य होगा, उसे जिस भी चीज की आवश्यकता होगी उसी तरफ भागेगा। उन्होंने क्या किया, चूहे के आगे एक तो पानी पीने के लिए रखा और एक जगह खाने के लिए रखा। तो अगर उसे उन्होंने देखा, प्रयोग करते हुए उन्होंने देखा, अगर चूहे को प्यास लगी होगी तो वो पानी की तरफ जाएगा, और अगर उसे भूख लगी होगी तो वो खाने की तरफ जाएगा। यही उनका छोटा सा सिद्धांत था। ये सिद्धांत एक्चुअली पावलोव और थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लार्क हल की जो थ्योरी है वो किन के नियमों पर आधारित है। बहुत सारे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए होते हैं, उनमें से ये वाला क्वेश्चन बन के सामने आ जाता है। तो नेक्स्ट है आपका जैविकीय प्रणोद पर बल दिया है। जैविकीय प्रणोद, उन्होंने एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी थी, जैविकीय प्रणोद, बायोलॉजिकल नीड्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीड्स जो होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल नीड्स। तो बायोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स हैं जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, बिल्कुल बेसिक्स जो नीड होती हैं किसी भी मानव की, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, ये सारे जो नीड्स हैं उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये वाला प्रयोग किया था। और कुछ उसके पॉइंट्स फिर सामने निकल के आए थे कि जो जैविकीय प्रणोद होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होती है, वो ही व्यक्ति में, उसके कारण जो है व्यक्ति में एक चिंतित रहने लगता है। उन्हीं प्रणोदों के कारण व्यक्ति जो है चिंतित रहने लगता है, और जब व्यक्ति चिंतित रहने लगता है तो उसके अंदर आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है। देखिए, कुछ भी चीज अगर उसे खाना नहीं मिलेगा, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो रही है किसी भी व्यक्ति की, तो उसे क्या होगा, वो व्यक्ति अंदर से बड़ा चिंतित रहेगा कि किस तरीके से हमें खाना मिले, और उसे अंदर से एक तनाव की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल नीड्स है, सोशियोलॉजिकल नीड्स नहीं है। क्योंकि सोशियोलॉजिकल नीड्स को एक बार व्यक्ति जो है इग्नोर कर सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल नीड्स तो उसे चाहिए, खाना उसे चाहिए, पानी उसे चाहिए, सोने की भी रिक्वायरमेंट उसकी नेसेसरी है। तो इन्हीं के कारण जो है व्यक्ति चिंतित रहता है, और इन्हीं के कारण जो है उसके अंदर आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है। उसी तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति जो है कोई ना कोई कार्य की तरफ बढ़ता है, यानी कि कार्य करता है, और कार्य करने के लिए उसे क्या करना होता है, ऊर्जा को केंद्रित करना होता है। तो इन्हीं तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास करता है और वो कोई ना कोई कार्य करता है। अब जब वो कार्य करेगा तो कार्य करने से निकल के क्या सामने आएगा, वो कार्य किस लिए करेगा, ताकि उसका जो तनाव है वो कम हो सके, और जो तनाव के कारण
तनाव किससे आया था? वो चिंता रहने लगा था। चिंतित किससे था वो? क्योंकि उसकी जो जहरीले प्रणोद था वो उसका पूरा नहीं हो रहा था। तो अंत में मतलब घूम फिर के बात क्या आती है, जब वो काम करता है तो उसको जो ये जैविकीय प्रणोद था, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स थी, वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसे जो है एक प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन उसे मिलता है। देखिए मोटिवेशन टॉपिक, मोटिवेशन उसे मिलता है कि हम अगर कुछ काम करें, अगर हमें किसी चीज की या बायोलॉजिकल की नीड है तो हमें कोई ना कोई कार्य करना होगा जिसकी वजह से हमें हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स थी वो कम हो जाए, मतलब उसकी पूर्ति हो जाए और हमें जो है प्रोत्साहन उस चीज का मिलेगा जब हम कार्य करेंगे। तो इसी पर उन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत भी दिया। पुनर्बलन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई कार्य करने के उपरांत अगर किसी को रिवॉर्ड दे दिया जाता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल जाता है उसे कि हाँ हमें ये काम होगा, तो वो उसे उसका जो अभिप्रेरणा होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभिप्रेरणा जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए उन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत भी दिया था। बेसिस पर देखिए 3 पॉइंट्स निकल के हमारे सामने आते हैं। पहला पॉइंट है कि मोटिवेशन लीड्स टू ड्राइव, यानी कि मोटिवेशन से जो है चालक बढ़ता है, चालक का काम बढ़ता है, यानी कि चालक जो है मोटिवेशन को प्रेस करता है और ड्राइव की वजह से जो रिजल्ट आता है वो, मतलब जब वो चालक उत्पन्न होता है तो चालक से हम कोई कार्य करते हैं तो मतलब कार्य जो है किसी चालक की वजह से कार्य हमारे सामने हम करने लगते हैं किसी भी चालक को कम करने के लिए। रिजल्ट गिव्स यू रीइंफोर्समेंट, जो भी रिजल्ट होता है, जो भी उसका लास्ट में आंसर आता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको पुनर्बलन देता है। यानी कि नेगेटिव आएगा तो भी आपको पुनर्बलन मिलेगा कि नहीं हमें इस काम को अच्छे से करना चाहिए। अगर पॉजिटिव आया तो वो और भी ज्यादा अभी आपको अभी प्रेरित करता है कि आपको यही काम दोबारा करना चाहिए। तो क्लार्क हल्दी ने ये 3 पॉइंट्स लास्ट में दिए थे और इसकी एक साइकिल भी है जो उन्होंने दी थी कि कोई भी व्यक्ति जब जिसमें लैक ऑफ होमोस्टेसिस रहता है, होमोस्टेसिस मतलब इम्बैलेंस, बैलेंस की स्थिति में नहीं है वो, होमोस्टेसिस का मतलब है बैलेंस, और लैक ऑफ होमोस्टेसिस यानी कि बैलेंस की स्थिति में नहीं है, उसे किसी न किसी चीज की आवश्यकता महसूस हो रही है या उसे किसी न किसी चीज की कमी है। तो वो जो होमोस्टेसिस की एक पोजीशन है उससे जो है उसे नीड, किसी भी चीज की आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता के कारण चालक उसके अंदर उत्पन्न होगा, यानी कि तनाव की स्थिति आएगी, वो किसी न किसी चालक से को महसूस कर रहा होगा। जैसे अगर उसे भोजन की आवश्यकता है तो उसे भूख लग रही होगी, अब भूख लगने से क्या होता है, उसे मोटिवेशन अंदर से मिलता है कि इस भूख को कम करने के लिए हमें खाने की खोज करनी होगी। अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हमें कुछ भी हो सकता है, तो उसे जो भोजन है उसको ढूंढने के लिए उसे प्रेरित होगा अंदर से कि इस चालक को हमें कम करना है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना ही होगा। इट मीन्स मोटिवेशन ऑफ एक्शन मिलता है और जब वो कार्य समाप्त हो जाता है उसे होमोस्टेटिस कंडीशन मिल जाती है, यानी कि वो बैलेंस हो जाता है। जब उसका ड्राइव जो है कम हो जाएगा किसी भी एक्शन की वजह से, उसे जब उसकी नीड पूरी हो जाएगी तो उसका एक्शन जो है, किसी भी एक्शन जो वो काम करेगा उसकी नीड को कंप्लीट कर देगा और इस तरीके से वो होमोस्टेटिस की कंडीशन को प्राप्त कर लेगा। फिर उसे कोई और इम्बैलेंस की स्थिति आएगी, वो उसे नीड आवश्यकता होगी किसी चीज की, वो उसके अंदर ड्राइव उत्पन्न होगा, वो कोई काम करने के लिए प्रेरित होगा और एंड में वो होमोस्टेसिस को ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसी चक्र को हम कहते हैं साइकिल। तो ये था इनका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, इंस्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी जिसे हम कहते हैं। ये दिया था मैकडूगल ने 1908 में सॉरी। ये देखिए डिटेल में नहीं आता है लेकिन इसके कुछ एक पॉइंट्स जरूर इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मोटिवेशन का जिसमें से कुछ एक पॉइंट्स जरूर आ जाते हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपको सब क्लियर कर दूंगी। जैसे कि पहला स्टेप है कि उन्होंने जो है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। मूल प्रवृत्तियां क्या कही उन्होंने, मूल प्रवृत्तियां किन्हें कहा, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती है जब किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष प्रकार का व्यवहार मानव करता है तो उसे हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति, उस मानव की मूल प्रवृत्ति। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष स्थिति में
उस विशेष स्थिति के अकॉर्डिंग किस प्रकार का विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार को हम कहते हैं उसकी मूल प्रवृत्ति, मानव की मूल प्रवृत्तियां। तो उन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे किसी को क्रोध आना, किसी भी मानव को जब क्रोध आता है तो वो क्या करता है, अपना गुस्सा निकालता है, लड़ाई करता है, लड़ता है, या फिर उसे डर लगता है तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर जगह से, स्थिति से भाग जाना चाहता है, वो भाग जाता है वहां से। या किसी को हंसी आ रही है तो वो क्या करेगा, आमोद की स्थिति फील करेगा। तो ये सब चीजें क्या है, जो भी संवेग उसके सामने आया, जो भी स्थिति उसके सामने आया, उसके लिए पर्टिकुलर उसका एक व्यवहार होता है। तो उसी व्यवहार को हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति। होपफुली आपको समझ में आ गया हो मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं। मूल प्रवृत्ति कहते हैं किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष प्रकार का मानव द्वारा किया गया व्यवहार ही मूल प्रवृत्तियां कहलाता है। उन्होंने देखिए मूल प्रवृत्ति का जो प्रत्यय है, सबसे पहले विलियम्स जेम्स ने दिया था, प्रत्यय विलियम जेम्स ने दिया था, नाम की वर्डिंग जो है वो विलियम्स जेम्स ने दिया था। लेकिन ये जो पूर्ण सिद्धांत है, जो सिद्धांत का निकल के सामने आते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स, उसके 14 जो उन्होंने मूल प्रवृत्ति की सूची बनाई थी, ये जो पूर्ण सिद्धांत था वो उसका श्रेय जो है मैकडूगल जी को जाता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बन के सामने आते हैं। पहला तो ये कि सबसे पहले मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो है, मूल प्रवृत्तियों का प्रत्यय किसने दिया था, तो अगर सबसे पहले की बात होती है तो विलियम्स जेम्स ने दिया था। अगर संपूर्ण ये पूर्ण सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय की बात आती है, यानी कि पूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो वो मैकडूगल जी को जाता है। ये 2 अलग अलग नाम हैं, ये बहुत कंफ्यूजन से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि विलियम्स जेम्स ने मूल प्रवृत्तियां दी थी, लेकिन पूर्ण सिद्धांत जो है मैकडूगल जी ने दिया था। नेक्स्ट है कि मैकडूगल जी ने 14 ऐसी सूचियां बनाई थी, मूल प्रवृत्ति की सूची बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति का संवेग जो है, किसी भी संवेग से कोई भी संवेग होगा तो वो किस प्रकार की मूल प्रवृत्ति करेगा, मानव जो है किस प्रकार की मूल प्रवृत्तियां करता है। सपोज जैसे उसे क्रोध आया, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या करेगा, लड़ना। अगर उसे भय लगा तो वो क्या करेगा, वहां से स्थिति से भाग जाना। अगर उसे किसी चीज पे हंसी आ रही है तो वो क्या करेगा, आमोद की स्थिति को फील करेगा। ये देखिए इस तरह के उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां की लिस्ट बनाई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ये आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर याद करने की जरूरत है कि उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियों की सूची बनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है जिस भी एग्जाम्स में मोटिवेशन आता है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार को 3 स्टेप्स में अनुसरण कर किए जाते हैं। मानव व्यवहार 3 स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहले कि वो स्थिति का संज्ञान लेता है। संज्ञान मतलब क्या स्थिति है उसके सामने, डर है, क्रोध है, क्या समस्या है या क्या भी उसके सामने पर्यावरण कैसा है, उसका संज्ञान लेगा। फिर उसके अंदर भाव उत्पन्न होंगे, संवेग आएगा, किस तरह का भाव, क्रोध होगा, भय होगा या हास्य होगा, अकॉर्डिंग टू द संज्ञान, जो भी उसके आसपास की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर भाव उत्पन्न होगा, और उस भाव के कारण ही वो कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति अपनी दर्शाएगा, यानी को कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति करना। लास्ट में पहला संज्ञान लेना, फिर भाव उत्पन्न होना और फिर उस कार्य को करना, मूल प्रवृत्तियों को करना। तो इस तरीके से उन्होंने ये स्टेप्स दिए थे कि मानव व्यवहार के 3 स्टेप्स का अनुसरण कर किए जाते हैं। देखिए जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन्हें स्प्रिंग बोर्ड भी कहा गया है, और साइकोफिजिकल डिस्पोजिशन भी कहा गया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव। इसका मतलब यह है कि ये भी जो मूल प्रवृत्तियां हैं मनुष्य में जन्मजात होती हैं। जैसे कि किसी भी मनुष्य को अगर भय लग रहा है तो वो वहां से भाग जाना चाहता है, उस चीज को हाथ नहीं लगाता है। तो ये क्या छोटे बच्चे के लिए भी के साथ भी ऐसा ही होगा और बड़े आदमी के साथ भी ऐसे ही होगा। भय दूर हो जाना अलग बात होती है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर चीज से अगर उसे डर लग रहा है या कोई भी उसके अंदर संवेग आ रहा है तो वो ऐसी ही मूल प्रवृत्तियां करेगा। ये सब चीजें उन्होंने दी थी। ये था आपका मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो दिया था मैकडूगल जी ने 1908 में। ये कुछ पॉइंट्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण दृष्टिकोण।
साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो दी थी सिगमंड फ्राइड ने। देखिए सिगमंड फ्राइड ने मोस्टली जो है पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया था, बहुत बड़ा उन्होंने वो दिया था, लेकिन हम उनके काम को हम मोटिवेशन से किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से जुड़ा हुआ है उनका, जिसे उन्होंने नाम दिया है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण दृष्टिकोण। किस तरीके से, तो उन्होंने क्या बताया था सिगमंड फ्राइड ने कि अभिप्रेरणा जो है वो ही व्यवहार के अभिप्रेरक का कार्य करती है। किसी भी मनुष्य का क्या व्यवहार होगा वो डिपेंड करता है उसमें किस तरह की अभिप्रेरणा है। यानी कि व्यवहार के किसी भी मनुष्य के व्यवहार जो है वो उसे क्या अभिप्रेरक पीछे से मिला हुआ, अभिप्रेरक मतलब रिवॉर्ड, उसे मोटिवेशन क्या मिला हुआ है, वही डिपेंड मोटिवेशन ही उसका अभिप्रेरक का कार्य करती है किसी भी मनुष्य के व्यवहार को संचालित करने के लिए। नेक्स्ट है व्यक्ति में दो अनुभूतियां होती हैं, एक अचेतन मन में और एक मूल प्रवृत्तियों में। देखिए अचेतन मूल प्रवृत्तियां अभी मैंने आपको समझाया मूल प्रवृत्तियां क्या होती है। विशेष परिस्थिति में विशेष तरह का व्यवहार जो मानव करता है उसे मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। अचेतन मन होता है वो वाली जगह जहां जिस मन के कोने में मनुष्य सोचता नहीं है, वो करना तो चाहता है लेकिन किसी भी कारणवश सामाजिक दबाव के कारण या पारिवारिक दबाव के कारण या फिर किसी और आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो अपनी सारी इच्छाओं को दबा लेता है। तो वो जो दबी हुई इच्छाएं होती है वो उसके अचेतन मन में चली जाती हैं। तो अचेतन मन में वो उस जितनी भी इच्छाएं या उसकी कुछ पाने की इच्छा होती है वो सारी इच्छाएं जो है अचेतन मन में चली जाती हैं। लेकिन अभी हम यहाँ बात करेंगे अचेतन मन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मूल प्रवृत्तियों की। मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से जो मानव कार्य करता है वो दो प्रकार के कार्य करता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, जो सिगमंड फ्राइड ने बताए थे। सकारात्मक कार्य अगर वो करेगा किसी भी चीज से अभिप्रेरित होकर, जो सकारात्मक व्यवहार वो करेगा यानी कि मूल प्रवृत्तियां जो वो करेगा उसे जीवन मूल प्रवृत्तियां भी कहते हैं। अगर नकारात्मक कार्य वो करेगा, नकारात्मक व्यवहार शो करेगा तो उसे मृत्यु मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। पर हम बात करते हैं सकारात्मक की। सकारात्मक व्यवहार अगर मूल प्रवृत्तियां करेगा वो तो जीवन मूल प्रवृत्तियां कहते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया इरोस का। इरोस जो है जिजीविषा की तरफ बढ़ाता है उसे, यानी कि जीने की इच्छा उसमें होती है, वो पॉजिटिव वे में जो है मोटिवेट रहता है। अगर वो पॉजिटिव वे में सकारात्मक तरीके से मोटिवेट है और जो उसकी प्रवृत्तियां होंगी वो सकारात्मक होगी तो वो जीने की इच्छा उसमें बनी रहेगी और उसे लास्ट में आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यवहार को करके उसे आनंद की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं नकारात्मक की। अगर वो अपनी नकारात्मक तरह के कार्य करेगा, किसी भी नेगेटिव अभिप्रेरणा के कारण वो नकारात्मक कार्य करेगा तो उसे हम कहते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्तियां भी कहते हैं ऐसी प्रवृत्तियों को जो उसे नकारात्मकता की तरफ धकेलती हैं। वो अगर नकारात्मक चीजें करेगा, नकारात्मक मतलब गलत चीजें करेगा, तो वो उसे थैनाटोस का नाम दिया है वो उसे मुर्मूषा के ऊपर धकेलता है, यानी कि मरने की इच्छा उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। उसके अंदर इतनी नेगेटिव भर्ती होती है कि वो जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी होती है। वो ऐसे उल्टे सीधे काम का कार्य करता है जो सामाजिक तौर पर या फिर मानवीय तौर पर उसके लायक नहीं होते हैं। तो ऐसे इंसान की मरने की इच्छा होगी, वो नकारात्मक कार्य करेगा, उसे थैनाटोस का नाम उन्होंने दिया है और लास्ट में उसे कष्ट की प्राप्ति होगी। तो ये था उनका साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो सिगमंड फ्राइड ने मोटिवेशन को जोड़ा है मूल प्रवृत्तियों से, उसे उन्होंने इसका नाम दिया है। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है मोटिवेशन। मैंने इसमें मोटिवेशन में सारी चीजें ही बता दी है। इससे बाहर एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आएगा। जहां कहीं भी मोटिवेशन का टॉपिक आता होगा या जहां कहीं भी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी आती होगी उसमें मोटिवेशन के पार्ट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, इधर उधर की कोई भी बातें नहीं की है। इसमें जितना भी आएगा सब मैंने कवर कर लिया है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट आपको आती रहे। इसलिए आपको बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है। थैंक यू।